के इलेक्ट्रिकल इनसाइड एक नया टॉपिक को आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। सोलर प्रोटेक्शन सिस्टम जो पार्ट 1 के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और बाकी जो है हम बाद में डिस्कशन। डीसी साइड प्रोटेक्शन ओवरव्यू, जो सोलर पीवी सिस्टम जो किस तरह से काम करता है, क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। पहले इसी साइड के बारे में बात करते थे। सोलर पीवी एरी जो स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 जो इस स्लाइड में दिख रहा है, हर स्ट्रिंग का भी एक एक प्रोटेक्शन रहता है। हर स्ट्रिंग पे भी फ्यूज रहता है। स्ट्रिंग फ्यूज स्ट्रिंग 1 पे भी लगता है, स्ट्रिंग 2 में भी लगता है, स्ट्रिंग 3 में भी लगता है। उसका बाद कंबाइनर बॉक्स को जो जाता है, वहां पे 3-4 टाइप का प्रोटेक्शन रहता है। जैसे टीसी साइड का स्पीड एसपीडी, जिसका फुल फॉर्म में सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस, वो यूज होता है। डीसी आइसोलेटर यूज होता है, जो डिस्कनेक्ट डीसी को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, डीसी आइसोलेटर। तीसरा होता है कि कंबाइनर बस डीसी प्रोटेक्शन भी रहता है वहां पे। उसका बाद हमारा जो ग्राउंड किया जाता है, न्यूट्रल अर्थिंग जो किया जाता है, अर्थिंग का भी प्रोटेक्शन वहां पे रहता है। उसका बाद हमारा इन्वर्टर को जाता है, जो कि इन्वर्टर डीसी टू एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। डीसी इनपुट होता है कंबाइनर बॉक्स से, एसी आउटपुट करता है, जो ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। एमपीपीटी क्या है, क्या नहीं है, क्या किस तरह से काम करता है, आप मेरा प्रीवियस लेसन जाके आप देख सकते हैं। स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स क्या चीज है? देखो, ये जो पिक्चर में दिखाया हूं, इसी टाइप का स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स होता है। ये प्रिंसिपल ऐसा ही है। हर स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स ऐसा नहीं होता है कि मैं ऐसे ये भी नहीं बोलता हूं कि हर स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स ऐसा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को जरूर ये चीज बताना चाहूंगा, इस तरह से स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स होता है और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये जो एरिया है, एक नंबर पॉइंट क्या है? डीसी इनपुट, जो भी स्ट्रिंग, सारे जो स्ट्रिंग आता है तो यहीं पे रखता है। और 2 में इसमें फ्यूज लगा रहता है, उसका बाद ये सब बस में जाता है। ओके, लेकिन ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज इसीलिए लगा रहता है, इन केस अगर किसी वजह से पीवी एरिया में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये फ्यूज चला जाएगा, जो भी आपका स्ट्रिंग बाकी जो एससीपी को अफेक्ट नहीं करेगा। बट इस फ्यूज का रेटिंग भी हमको मालूम होना चाहिए। लेट एग्जांपल, आपका अगर रेटिंग है एक स्ट्रिंग का 16 एम्पियर, अगर आप फ्यूज लगा दिए 25 एम्पियर, दैट्स आल्सो ओके। तो वो कैलकुलेशन का पास, अगर 16 एम्पियर है बट आपका पास फ्यूज आपने 12 एम्पियर लगा दिए, ये फ्यूज जाता रहेगा, क्योंकि जैसे ही एम्पियर बढ़ेगा ये फ्यूज जाएगा। ओके, और अगर किसी वजह से फॉल्ट भी होता है, 25 एम्पियर भी चला जाता है, तो फिर अगर किसी फॉल्ट होता है, ये फ्यूज आपका बाकी सिस्टम को बचाता है। इसीलिए फ्यूज एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। उसका बाद से ये सब यहाँ पे आ गया। ओके, आने के बाद ये सब जाता है किसको? आइसोलेटर को, आइसोलेटर एरिया को। 4 नंबर जो है वो डीसी आइसोलेटर। किसी जगह में आप बड़ा वाला हैंडल भी देख सकते हैं, किसी जगह में छोटा रहते हैं। और डीसी आइसोलेटर जो होता है, हर स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स का एक कैपेसिटी होता है, वोल्टेज होता है और एम्पियर होता है। ये डीसी आइसोलेटर उसी अनुसार आपको प्लान करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन कैसे किया जाता है, मैं जैसे पहले लेसन से प्रॉमिस किया हूं, मैं आपको एक बार दिखाई दूंगा किस तरह से होता है, कुछ रैंडमली वोल्टेज एम्पियर को लेके। और उसका बाद ये जाता है एसपीडी को। एसपीडी में आपको बोला सर्च प्रोटेक्ट डिवाइस होता है। एसपीडी को जाता है डीसी एसपीडी, जो भी डीसी साइड में अगर इनसे कुछ पास होके आ जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है स्विचिंग वगैरह में, तो डीसी एसपीडी उसको सर्च अरेस्ट करता है। ओके, तो हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो पांचवा जो आप नंबर देख रहे हो, पांचवा जो नंबर आप जो देख रहे हो, पांचवा छठवां नंबर, ये डीसी बस बार डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटेक्शन है। ये डीसी बस बार होता है। ओके, तो आपका सारे आता है डीसी बस बार होता है, ये डीसी बस बार में लगता है। ये न्यूट्रल को इसमें कॉमन कर देते हैं, हर पॉजिटिव का फ्यूज रहता है। न्यूट्रल क्या होता है ना, न्यूट्रल
आके भी कहीं पे कनेक्ट होता है, इसका बैक साइड में भी कनेक्ट होता होगा। ओके, तो बैक साइड में नहीं होता है, किसी किसी स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में ये मान लो पॉजिटिव, ये मान लो कुछ एरिया पॉजिटिव रह गया, ओके, कुछ एरिया नेगेटिव भी रह गया, ओके, तो फिर किसी किसी जगह में क्या करते हैं ना, तो नेगेटिव के लिए फ्यूज दे देते हैं, किसी किसी जगह में क्या ना नेगेटिव के लिए फ्यूज नहीं देते हैं। ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आके जब ज्वाइन करता है एक ही जगह कॉमन रहता है, दिस सॉल्यूशन फिर नेगेटिव को एक कॉमन बस बार में जोड़ा जाता है, जहां से वो आपको ये निकालते हैं, कौन सा न्यूट्रल अर्थिंग निकलता है। ओके, फिर न्यूट्रल अर्थिंग से हमारा अर्थिंग कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद केबल ग्लांट पेट जो 8 नंबर में ये है, केबल ग्लांट पेट, ये जितने केबल यहाँ पे जुड़ता है ये केबल ग्लांट पेट होता है, ये ग्लैंड की जगह से जुड़ा जाता है एसीबी के अंदर ये। ओके, ये डिटेल के बारे में आप लोग ने समझ गए होंगे। ये है डीसी आइसोलेटर। पहले क्या होता है, स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग से आता है, उसका बाद फ्यूज लगता है, उसका बाद सारे जो डीसी जाता है पॉजिटिव, डीसी पॉजिटिव जाके एक बस बार में कनेक्ट होता है, बस बार से आइसोलेटर के पास जाता है। तो वैसे ही टाइप का नेगेटिव भी आता रहता है, इस पिक्चर में नहीं, हालांकि नेगेटिव सारा ऐसे ही रहता है, जितना स्ट्रिंग पॉजिटिव का आया होगा उतना स्ट्रिंग नेगेटिव का आया होगा, नेगेटिव का आएगा स्ट्रिंग, वो भी ऐसे कॉमन बस बनाएगा, यहाँ पे लगता है। ओके, और ये जो यहाँ से आइसोलेटर से जाएगा, आइसोलेटर का बाद इसमें डीसी साइड में जाएगा, डीसी साइड में नेगेटिव भी वैसे ही रहेगा, नेगेटिव कॉमन करता है और नेगेटिव से भी न्यूट्रल अर्थिंग निकालता है और वो अर्थिंग करता है। ये सारे जो केबल है ये ग्लांट पेट के जरिए से कनेक्ट होता है। ओके, क्लियर। ये रहता है कि सेंट्रल इन्वर्टर, ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर का मैं एग्जांपल देता हूँ। आजकल तो 4 मेगावाट तक इन्वर्टर आ गया है, 5 मेगावाट तक भी इन्वर्टर आ गया है। तो फिर मैं सेंट्रल इन्वर्टर 50 किलोवाट का इन्वर्टर देता हूँ। ये जो आप देख सकते हो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है कॉपर वाइंडिंग के लिए। ओके, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, इसमें जुड़ा होता है कि एमपीपीटी इंडिपेंडेंट चैनल होता है इसके अंदर। एमपीपीटी रेंज भी रहता है 200 से 950 वोल्टेज डीसी तक, मैक्सिमम 22 एम्पियर पर एमपीपीटी, एस पर इस रेटिंग के हिसाब से, ये नहीं कि हर जगह में ऐसा। और इसी में भी आईजीबीटी पावर मॉड्यूल भी जुड़ा रहता है, इन्वर्टर पावर स्ट्रैक भी रहता है, 6 इंटू आईजीबीटी जो मॉड्यूल रहता है, हर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हर आईजीबीटी का अलग अलग रेटिंग भी रहता है। ओके, इसमें कूलिंग फैन भी जुड़ा रहता है, क्योंकि ट्रांस इसको तो कूलिंग करना है ना, कूलिंग फैन भी जुड़ा रहता है, हीट सिंक रहता है, इसमें सेंसर रहता है जनरल से। आजकल के जो सिस्टम मेगावाट में आ गया है इसमें सेंसर रहता है, वो सेंसर ही सेंस करता है कब कूलिंग कूलिंग की आवश्यकता है, वो सेंसर फैन चलता रहता है। आजकल तो डीसी चालू होते ही सेंसर चालू हो जाता है, क्योंकि आईजीबीटी परफॉर्म में आ जाता है, हीटिंग ना हो पाए। ओके, और इसी का पर हमने क्या करते हैं ना, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग पीसीबी, डीसीबी कंट्रोलर, पीएलसी इंटरवंस, एलसीडी, RS485 इंटरनेट, वाईफाई रेडियो सिस्टम, मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसी का अंदर ही रहता है। ओके, तो आप इसे ये देखो, डीसी कनेक्टेड स्विच है, ये 1000 से 1500 वोल्टेज है, रोटरी डिस्कशन। ये जो कार्ड आप ये देख रहे हो, ये कार्ड क्या है, डीसी, ये जो कार्ड जो आप देख रहे हो ये किस चीज की कार्ड है, ये पावर कार्ड है, जो गेट ड्राइव पावर कार्ड रहता है ना, वो पावर कार्ड है ये। ओके, और ये जो कार्ड है ये कंट्रोल बोर्ड है, ये सारे सब सिस्टम को रनिंग ये कराता है ये कार्ड। अगर ये कार्ड खराब हो जाता है तो फिर ये सिस्टम मॉल फंक्शनिंग हो सकता है या फिर किसी में फॉल्ट भी आ सकता है। ओके, तो फिर यहाँ पे डीसी सर्ज प्रोटेक्शन भी लगा रहता है। ओके, ये 3 बस इन्वर्टर ब्रिज भी है, ये कूलिंग सिस्टम भी यहाँ पे दे रखा है, इन्वर्टर इनटेक टेम्परेचर या आईजीबीटी में टेम्परेचर के जरिए से यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज दे रखा है। ये सब छोटा सा इन्वर्टर का बात करा 50 किलोवाट का। बड़े जो इन्वर्टर है, जैसे मैं जिस प्लांट में काम करता हूँ वहां पे 4.4 मेगावाट का इन्वर्टर, तो वहां पे सिस्टम इसी तरह से रहता है, बट प्रोटेक्शन सिस्टम अलग हो जाता है। ये जो कार्ड कम्युनिकेशन के लिए कार्ड अगर वगैरह यूज होता है, ये
प्रोटेक्शन सिस्टम अलग हो जाता है। ओके, ये इन्वर्टर का एक साइड क्या होता है कि ओके, एक साइड डीसी कनेक्ट होता है, एक साइड आईजीबीटी को जाता है। तो आईजीबीटी जो कंट्रोल करता है वो कार्ड है, पीसीबी पावर कंट्रोल बोर्ड रहता है, उसके बाद गेट कार्ड रहता है, तो वैसे ही रहता है। और तो फिर अगर इसका बाद जो इन्वर्टर से मान लो 600 300 जो भी वोल्टेज जो देते हैं, फिर पावर ट्रांसफॉर्मर को आता है, पावर ट्रांसफॉर्मर को है या फिर आईडीटी को है, आईडीटी का फुल फॉर्म है इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर। तो जब आता है तो फिर वो किस तरह से काम करता है, तो ट्रांसफॉर्मर तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मर जनरल से ओवर करंट प्रोटेक्शन रहता है, अर्थ बल प्रोटेक्शन भी रहता है, डिफरेंशियल रिले भी यूज होता है, डिफरेंशियल फॉल्ट को जानने के लिए डिस्टेंस रिले प्रोटेक्शन भी है। ओके, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन से आपका जॉइंट है तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले आपको जरूरी है। ओके, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का भी ये रहता है, क्योंकि किसी वजह से ग्रिड ओवर वोल्टेज आ गया तो उसका सेटिंग रहता है। ओके, तो फिर वो सेटिंग रिले में रहता है और उसी अनुसार वो ट्रिप कमांड देता है। अगर अंडर वोल्टेज आ गया तो फिर इसको ट्रिप भी करता है। अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी भी रहता है, अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी खतरनाक होता है, लेकिन ये रहता है, हर इन्वर्टर में भी रहता है और ट्रांसफॉर्मर में रिले के जरिए से सेटिंग करके भी रख देते हैं इसको, लेकिन आजकल के रिले में इसको कुछ करता नहीं है, बट इन्वर्टर में भी रहता है। ओके, रिवर्स पावर सप्लाई भी रहता है, सिंक्रोनाइज चेक भी रहता है, ये इन्वर्टर में ऑटोमेटिक भी सिंक्रोनाइज चेक हो जाता है। ओके, आजकल रिले भी आ गया, रिले भी सेट पे लगा सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आर्थिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे इक्विपमेंट आर्थिंग हो गया, मैं तो मोटर दिया हूँ, मोटर की जगह में आप ट्रांसफॉर्मर ले सकते हो, मोटर की जगह में आप इन्वर्टर ले सकते हो। इन्वर्टर का अर्थिंग जरूरी है, जैसे मैं एसीबी का अर्थिंग बताया, डीसी साइड का, एसी साइड का भी वैसे ही इक्विपमेंट का अर्थिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्विपमेंट का बॉडी अर्थिंग होता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर जनरल से न्यूट्रल अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। न्यूट्रल अर्थिंग इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि स्टार सिस्टम में आर वाई बी एंड एन रहता है जो न्यूट्रल रहता है। जैसे आपका स्विच ऑन करते हो ट्रांसफॉर्मर को या फिर कुछ सर्ज आ गया तो न्यूट्रल अर्थिंग के जरिए से पास होके ग्राउंडिंग में जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल अर्थिंग को अर्थिंग का साथ मत मिलाएगा कभी। न्यूट्रल अर्थिंग को आप ग्रिड बना सकते हो, बट अर्थिंग ग्रिड के साथ इसको नहीं करना है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता है और बॉडी अर्थिंग का जो करंट फ्लो है बहुत रेयर केस में होता है अगर कुछ फॉल्ट आता है। ओके, लाइटनिंग अर्थिंग होता है जिसको हम एलए नाम के बोलते हैं, एलए लाइटनिंग अरेस्टर के नाम पे जानते हैं, एलए होता है। ओके, अगर इनकेस कुछ सर्च आ गया या फिर आपका मान लो बिजली हो गया, बिजली मार दिया, तो फिर लाइटिंग अरेस्टर उसको ग्राइंडिंग कर देता है। इसको भी नहीं चुनना चाहिए न्यूट्रल अर्थिंग, तो किसी भी ये भी इंडिविजुअल रखा जाता है, ग्रिड के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था। ओके, अर्थिंग रेजिस्टेंस ये इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये जनरल से क्या होता है कि वेराइटी जगह में अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है। जनरल से हिल एरिया हो गया जहाँ पे क्या होता है ना, लेस देन 1 ओम मिलेगा नहीं, स्टैंडर्ड तो यही बोलता है लेस देन 1 ओम इज द बेस्ट अर्थिंग का रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल फीट का ऊपर मैं बोलता हूँ, ग्रिड का ऊपर तो नहीं बोलता हूँ, ग्रिड का ऊपर तो जनरल से अच्छा ही आता है। तो फिर इंडिविजुअल अर्थिंग में लेस देन 1 ओम जरूरी है, लेकिन अगर ब्लॉक कटन सॉइल है कुछ है तो वो जरूरी है। हिल एरिया में जनरल से ये मीट नहीं कर पाते, 3 ओम तक माना जाता है सही आजकल के सिस्टम, लेकिन सही बात है लेस देन 1 ओम इज द बेस्ट। हिल एरिया में बहुत सारा मेंटेनेंस भी करते हैं बट नहीं मेंटेन हो पाता, फिर भी 3 ओम मान के चलते हैं। ओके, तो फिर वहां पे मल्टीपल अर्थिंग करना पड़ जाता है। तो फिर ये अर्थिंग का मेंटेनेंस भी होता है, किसी जगह में केमिकल अर्थिंग होता है, किसी जगह में चारकोल वाला अर्थिंग होता है। चारकोल अर्थिंग में क्या होता है, वहां पे प्रॉपर चारकोल दिया जाता है, पानी भी डालना प्रॉपर होता है। आजकल के ग्रिड प्रोटेक्शन सिस्टम ऐसे हो गया, वहां पे टेप भी लगा देते हैं, जैसे समर सीजन में 6 मंथ में वंस अगर वगैरह या क्वार्टरली। समर सीजन में जनरल से क्या होता है कि हर 10 दिन 15 दिन में पानी चालू कर देते हैं उसका।
ओके, जैसे थोड़ा मॉइस्चर रहे तो अर्थिंग का मेंटेनेंस हम ध्यान से। बस आज इतना टॉपिक में, पार्ट 2 हम बाद में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ही प्रोटेक्शन सिस्टम पार्ट 2 में।